बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बने लगभग 12 साल हो गए। इस 12 साल की जर्नी में 2022 में एक बड़ी सफलता इस यूनिवर्सिटी को मिली, जब चांदनी नाम की यहाँ की स्टूडेंट ने परचम लहराया एआरएस में। चांदनी मूलतः रहने वाली जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी की है और इनके पिताजी जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गांधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज मीता जी की पुत्री है ये, और यहाँ पर अध्ययनरत हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहाँ करोड़ों युवाओं का एक सोच होता है कि हम यूपीएससी में एग्जामिनेशन में प्रिपेयर में उस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे और हम आईएएस और आईपीएस बनेंगे। लेकिन वही चांदनी की ये सोच थी कि हम एग्रीकल्चर के फील्ड में जाकर एग्रीकल्चर पर रिसर्च करेंगे और सब्जी के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कह सकते हैं कि एक बृहद पैमाने पर बदलाव लाएगा, यानी कि आंदोलनकारी की सोच रखती है चांदनी। जब एआरएस का रिजल्ट आया तो भागलपुर वासियों ने खुशी जाहिर की और प्रसन्नता जाहिर की कि आज की युवा पीढ़ी की ऐसी युवतियां जो एग्रीकल्चर पर शोध करना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनना चाहती हैं, वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं। आज सफलता मिलने के बाद पहली बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए चांदनी जी आई हुई हैं, जो कि हम इसके विश्वविद्यालय में हैं और उसी प्रांगण में इनसे साक्षात्कार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कैसे सोच आई कि हमको एग्रीकल्चर के फील्ड में ही जानी है? और चूंकि आजकल के युवा तो सोचते हैं कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, एसपीडीएम बनना है और काफ़ी हमको हाईलाइटेड रहना है। ये बता दें, एआरएस एग्ज़ाम जो है ये आईएएस के अकॉर्डिंग सेम में आता है, ग्रेड ए है ये एग्ज़ाम, ठीक है। दूसरा, मेरे लिए एग्रीकल्चर कहाँ से, मतलब ये कैसे हम इस फील्ड में आए, तो मेरा घर बैजानी है जो भागलपुर टाउन में है, और बचपन से ही एग्रीकल्चर के बीच में हम लोग पले बढ़े हैं, तो हमेशा से खेती बाड़ी में इंटरेस्ट था। और उसके बाद जब आप जब देखेंगे एग्रीकल्चर में शोध का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बिना एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो ये एआरएस सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर वालों के लिए, और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में था और इसलिए मैंने रिसर्च में आना चाहिए और ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया। रिसर्च आप किस पर करेंगे? रिसर्च ये जो आपने फील्ड चुना है? अगर देखा जाए तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, बट अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट देखें तो भारत में अभी 45% से ऊपर माल न्यूट्रिशन का केसेस है, मतलब कुपोषण का। कुपोषण क्यों होता है? न्यूट्रिशन की कमी है हमारे सब्जियों में, सब्जियों में, या खान पान की जो भी चीज़ें हैं उसमें, हाँ, सामग्री है। लेकिन और इन सब चीज़ों में जो सब्जियां हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोग अभी जो भारत में है सिचुएशन, 1960 के अराउंड जो सिचुएशन था वो प्रोडक्शन बढ़ाने का था, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसीलिए उस समय हरित क्रांति आई। लेकिन आज का परिवेश देखें भारत में, तो आज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे बात होता है कि हम लोग कैसे अपने जो पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं खान पान के चीज़ों में। तो हम जो सब्जी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने के। तो मेरा रिसर्च जो हम आगे, मेरा सोच है एज अ रिसर्चर जो हम आगे करना चाहते हैं वो है बायोफोर्टिफिकेशन या न्यूट्रिशन इनरिचमेंट इन वेजिटेबल। मतलब हम लोग जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, भिंडी, हरे रंग की भिंडी होती है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है, बट आजकल आप मार्केट में जाएंगे तो आपको लाल कलर की भिंडी भी दिखेगी। उसमें एंथोसाइनिन नामक एक पदार्थ है, उसकी इंक्रीमेंट कर दी गई है, जिससे वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपको बीट में, चुकंदर में मिलता है। अगर आप भिंडी में आपको क्लोरोफिल और एंथोसाइन दोनों ही मिल रहा है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। तो इस टाइप का एक शोध चल रहा है अभी भारत में, उसमें हमको काम ये करना देखा जा रहा है चांदनी जी की जो आबादी बढ़ रही है भारत की, इसमें आपूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसमें सब्जियों का भी स्थान आपने मूल रूप से कहा कि खाद्यान्न सामग्री में उसका स्थान मूल रूप से है। तो आजकल मार्केट में जो भी हाइब्रिड के वेजिटेबल्स आते हैं, चाहे आप गोभी की बात कर लीजिए या फिर आप भिंडी की बात करिए, इन सब में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रासायनिक पदार्थ का छिड़काव होता है, यूज़ होता है कि उसका नुकसान कहीं ना कहीं जो मानव शरीर है उस पर पड़ रहा है। तो एक तरफ आबादी बढ़ने का जो प्रेशर है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और साथ में कुपोषण को रोकने के लिए जो उसमें काम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ में संतुलन कैसे बनेगा? डिमांडेड तो काफ़ी है। जैसे हम देखते हैं हमारे खान पान में जो न्यूट्रिशन, हम लोग जो आबादी बढ़ रही है तो न्यूट्रिशन का उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन बढ़ाना। जैसे हाइब्रिड का हम लोग बात करते हैं, हाइब्रिड इसीलिए ही आया है क्योंकि हम लोग उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाएँ। ये बात तो हम कभी डिनाई नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ना है, या फिर क्योंकि आबादी बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन जो ये आपने कहा कि टॉक्सिसिटी आ गई है, हम लोग के फल सब्जियों में जो न्यूट्रिशन का कमी दिख रहा है, उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसमें रिसर्च में जाने की ज़रूरत है। तो ये दोनों को पैरेलल लेके चलना होगा। आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी देखना है, तो इसके लिए रिसर्च करना है। जो
हमारे पास जो भी जैसे भिंडी की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है, बैगन की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है, जो वाइल्ड डाइवर्सिटी है उससे जीन निकाल कर अभी के जो हाइब्रिड पौधे हैं उसमें डालने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन के साथ न्यूट्रिशन का इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। अभी तो खैर आपका जो है कि इनिशिएटिव स्टेज है, और जब रिसर्च करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। लेकिन लोगों को आज जिस तरह से खान पान से प्रभावित जीवन शैली गुजारना पड़ रहा है, आपका क्या मैसेज होगा वैसे लोगों के लिए जो कि रासायनिक तत्व से मिश्रित सब्जियां खाते हैं, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, किस तरह से खान पान में मार्जिन रखना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए? एक टर्म है न्यूट्रिशनल गार्डन, जिसमें हम लोग पहले भी किया करते थे, ये किचन गार्डन कहते हैं उसको। अपने घर के आसपास छोटी सी बाड़ी लगाकर उसमें सब्जी फल ये उगाते थे। आज ये चलन समाप्त हो गया है, लेकिन इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी हैं, मे बी हम लोग रूरल प्रदेश में हो या अर्बन, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो आप गार्डन लगा सकते हैं, अपने टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, तो वो आपको वो शुद्ध मिलेगा। मेरा ये कहना कि एक घर के लिए, इंसान के लिए उतना सब्जी उत्पादन हो जाता है वहाँ से, तो एक वो हम कर सकते हैं। और दूसरा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का बात चल रहा है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने का बात चल रहा है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो दूषित है, उसको सुधारने के लिए हम लोग को ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक की अगर बात आप करते हैं तो ऑर्गेनिक के जो भी मटेरियल्स आते हैं, खाद्य पदार्थ आते हैं, वो काफ़ी मार्केट में एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको अफोर्ड करना हम लोगों का जो साधारण बजट है बड़ा मुश्किल होता है। समय लगेगा, क्योंकि 1960 से अभी तक लेके बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। उसको हटाने के लिए उतना ही समय लगेगा हमें, वो एक दिन का नहीं है। हमें और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए समय चाहिए, लेकिन होगा। ऑर्गेनिक पे बातें करनी चाहिए हमें। हाँ, आपने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज पास कर ली है, आगे जाएंगे, और आप भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। कॉलेज का क्या रोल रहा, और इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने में परिवार के लोगों का क्या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा? पहले बता दें, ये एग्ज़ाम टफ़ होता है, 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। बहुत लंबा टाइम लेता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे पापा रहे हैं, जो हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं। मतलब जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि पापा अब नहीं होगा, तो पापा हमेशा रहते हैं कि नहीं, तुम ट्राई करो, होगा। हमेशा अपना थिंकिंग हाई रखना चाहिए। और फैमिली का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि हम 28 ईयर्स अनएम्प्लॉयड थे अभी तक, अभी मेरा ये जॉब लगा है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है फैमिली का। और जहाँ तक कॉलेज का बात है, ये कॉलेज बिहार में सिंगल स्टेट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छा है। लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन यहाँ की टीचिंग रिसर्च बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनको बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब मेरा जो प्रिपरेशन था वो कहीं बाहर से तो है नहीं, सेल्फ स्टडी और जो इन लोग से हेल्प मिला है वैसे ही क्रैक किया एग्ज़ाम। तो टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और नॉलेजेबल हैं, सब लोग यहाँ अच्छे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता है हमारे देश में, लेकिन ये भी सच है कि भारत गांव का देश है और आत्मा भी वहीं बसती है, गांव में ही बसती है। आज की युवा पीढ़ी जो आपकी हम उम्र है, वैसे लोगों को आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग आज भी ये सोचते हैं कि हमें डीएम और एसपी ही बननी है? मेरा मानना है कि सभी क्षेत्रों में जो विषय हैं, अलग अलग विषय हैं, उसमें सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या डीएम एसपी, जिसको जो बनना है सब जा सकते हैं। मेरा युवा पीढ़ी से ये मैसेज होगा मेरा कि कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं होता है। अगर आपको किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे, बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में, तो रिसर्च सर्विसेज ज्वाइन करके और इसमें शोध करके कुछ नया ज़रूर निकल के आएगा इन वर्किंग पीरियड जो मेरा भी रहेगा। तो कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, और एग्रीकल्चर स्पेशली छोटा नहीं है। हमारी पूरी देश जो है वो एग्रीकल्चर पे ही चलता है, हाँ, बेस्ड है, तो ये छोटा नहीं है और इसको छोटा ना माने, इसमें लोग और आएँ। ये सर्विस बहुत अच्छी है, तो इसमें हाँ। क्या चांदनी फिर से यूपीएससी वगैरह की कोई तैयारियों में इच्छा व्यक्त करना चाहती है, या फिर ऐसी इच्छाएं हैं भविष्य में? अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी तो फ़िलहाल साइंटिस्ट के पोस्ट पे ज्वाइन करना है और इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। मेरी पढ़ाई जो बीएससी एमएससी जो भी है वो छात्रवृत्ति पे हुई है, तो सरकार ने मेरे पे बहुत खर्च किया है, तो अब ये समय है कि उनको वापस दें, हम लोग रिसर्च करके कुछ अच्छा वापस करें। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये चांदनी थी जो एआरएस का एग्जामिनेशन पास की है और बतौर साइंटिस्ट अब काम आगे करेंगी। इन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को ज़रूरत है कि जिस क्षेत्र में वो जाएं, बड़ी ही ईमानदारी के साथ कार्य करें। हर क्षेत्र में स्कोप है, इस देश में हर क्षेत्र में स्कोप है, लेकिन हम चूँकि ग्रामीण इलाके से आते थे, गांव से आते थे, और हमारे माता पिता के बीच में जो हमें एक लाइफ स्टाइल मिली है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ। और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की भी बहुत बड़ी रोल रही इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में।
फिलहाल हमारा प्रयास कैसा लगा और चांदनी के साथ ये जो बातचीत है कितना पसंद आया आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।